बस ही तो है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आवाज आ रही है आपको? वॉइस आ रही है ना आपको? यस सर। चलो चलते हैं। गुड। और अभी हम चलते हैं। लास्ट टाइम का पेपर कैसा हुआ आपका? अभी पेपर कैसा हुआ आपका? सर अच्छा हुआ। ओके। अभी सर कुछ मतलब क्वेश्चंस थे तो डिफिकल्ट थे। कौन से क्वेश्चन? कुछ आइडिया तो मुझे, तो मैं आंसर बताऊं। अच्छा, मैं क्या करूंगा आज, अपना ये कैमरा ऑफ करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा नेट का मेरे पास इशू हो रहा है। तो कैमरा ऑफ रहेगा, बोलिएगा, मैं आंसर बताऊंगा सर। ठीक है। क्वेश्चन बताओगे क्या मुझे आप? जब तो बाकी लोग आ रहे हैं तब तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन देखता हूँ। सर एक था ब्लू डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ ब्लू ब्लू डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ। मैं देखता हूँ, फिर क्वेश्चन तुमको बताता हूँ। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्या है पूरा क्वेश्चन बताओ। ऑप्शन क्या था उसमें? ब्लू डाइस के बारे में था ना उसमें? यस वो सर। जो अपन नील वगैरह यूज करते हैं ना, वो क्वेश्चन था ना उसमें शायद। फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड ऑप्शन पे क्या था उसमें? डाई समझ रहे हो कि नहीं आप? यस सर। तो जो डाई यूज करते हैं ना हम लोग, वो भी ना किसी किसी प्लांट से हम लोग, जैसे ये ब्लू डाई के बारे में जो नील है ना, ये कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, उस प्लांट का नाम बताना था उसमें, शायद थर्ड ऑप्शन था शायद क्वेश्चन में, लो है ना? कौन कौन सा ऑप्शन था? सर इंडिगोफिरा, हम्म एक ओपियम था, अलो था, हम्म ALOE, हम्म और एक शायद तो इसमें इंडिगो फिर आंसर दे रखा है क्या? यस सर। हम्म सही है। एक्चुअल में स्टेन के बारे में बात कर रही थी ना उसमें, कि कौन सा स्टेन किस टाइप पे काम आता है। क्या बात है मनु, आज बहुत कम लोग आए अभी अपन। सब दिवाली के फेस्टिव मूड में आ गए क्या? हम्म चलो, मनिक आ गया। ठीक है, तो जो लोग आ गए हैं हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोगों को वीडियो मिलेगा, है ना? ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना इसकी? चलो, रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं आगे चलता हूँ फिर। मनु एन राधा, मनु राधा, मनिक एन नंदनी। ठीक है। तो बेटा देखो, अब तक हमने इसमें बात की थी, उस दिन ल्यूकोप्लास्ट तक बात कर ली थी, और हमने थोड़ी सी बात कर ली थी क्रोमोप्लास्ट के बारे में, राइट? तो हम चलते हैं। नेट का इशू है, इसलिए मैं आज कैमरा ऑफ करके रखा हूँ। चलो चलते हैं। नाम से देखो एक बात समझो, क्रोमोप्लास्ट। कई बार मैंने इसके बारे में बात की है, फिर से बात कर रहा हूँ, कि एक पॉइंट तो माइंड में हमेशा आप याद रखना, एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर किसकी वजह से है? इसी की वजह से है। क्लियर है ना? हाँ या ना? तो ये भी क्या है, एक तरह से प्लास्टिडी है। ठीक है। वो उसमें 70 to 120 दे रखा होगा ना आंसर में, नंदनी? 70 to 120 मैंने लिखा है ना आपको ये चीज। एवरेज और रेंज दो लिखा है मैंने। एवरेज लिखा था 70 to 120, और रेंज, सॉरी, रेंज जो लिखा था 70 to 120 लिखा था, और जो एवरेज है वो 75 एंगस्ट्रॉम है।
ओके नंदिनी, ठीक है आगे चलते बेटा। तो क्लोरोप्लास्ट भी एक तरह से क्या है, तो आप कह सकते हो इज अ टाइप ऑफ कलर्ड प्लास्टिड ही तो है ये, ठीक है ना। और इसके अंदर जो कलर्ड होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आप कह सकते हो ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, पिगमेंट्स की वजह से होते हैं, ठीक है। देखो अब पिगमेंट्स के बारे में बात आ रही है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बताऊंगा और फिर आगे चलूंगा, लेकिन इसके पहले मैं इसको इसको कंप्लीट करता हूँ फिर बताता हूँ। अब इसके अंदर क्वेश्चन है कि ये जो लैमेला है ना, जो आपने अभी पढ़ा था, कहाँ पर है या नहीं है, तो याद रखना है यहाँ पर लैमेला या तो पार्शियली डिजेनरेट होता है या कंप्लीटली डिजेनरेट होता है, राइट, ठीक है। कंप्लीटली क्या, ठीक है, बात समझ में आया। और कहाँ पर डेवलप होता है, एक चीज तो मालूम है कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, मैंने पहले ही आपको बताया था, ये ल्यूकोप्लास्ट है आपका, ये क्लोरो है ना, और ये क्रोमो है। मैंने बताया था ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है, ये इसमें चेंज हो सकता है, बट इंटर कन्वर्टेबल है वन फॉर्म वन साइड में, क्लियर है, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। इंटर कन्वर्टेबल है वन साइड में, वो इससे वापस नहीं बन सकता। एग्जाम्पल आपने को मैंने इसकी एग्जाम्पल मैंने पहले ही भी आपको बता दिए थे, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात किया था ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, या फिर मान लो जैसे एक एग्जांपल ही देते हैं टोमेटोज, है ना, या फिर चिली, देखो पहले ग्रीन ग्रीन सी होती है, बाद में कैसे हो जाती है, रेड हो जाती है ना, हाँ ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर एक्सेप्ट ग्रीन इसी की वजह से होता है। चलो मैं एक बात बताना चाह रहा था नोट डाल के यहाँ पर, अभी तक मैंने आपसे बात की क्लोरोफिल के बारे में, राइट, क्लोरोफिल के बारे में बात की ना हमने। तो ये लोग क्लोरोफिल के कितने फॉर्म होते हैं, तो टोटल 9 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, 9 फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 9 फॉर्म को आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो 2 पार्ट में, राइट। ये देखो मैं 2 पार्ट जो लिख रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। ये जो 5 टाइप है ना, ये हायर प्लांट्स में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, या कह सकते हो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर होते हैं। और देखो यहाँ पर क्लोरोबियम है ना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, है ना। इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियो, है ना, ध्यान रखियो, क्लोरोफिल बी। ये टोटल 9 फॉर्म होता है। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। ये मेन होता है, अभी क्लोरोफिल ध्यान रखना, यानी क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, राइट, ये दोनों ही क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह पर जहां पर फोटोसिंथेसिस होगी वहां पर जितने भी प्लांट्स हैं वहां पर ये पाया ही जाता है, राइट। ये जो बीटा कैरोटीन है एक तरह से इसे बोलते हैं प्रो विटामिन ए भी बोलते हैं, ठीक है, जो बाद में बनाता है क्या एक्टिवेट होते विटामिन ए बनाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है।
तो अभी मनिक भगत और मनु राधा नंदिनी डोगरा और राजपूत साहब सारे लोग आ गए। पवनजीत और तरनप्रीत नहीं आई क्या? चलो हम सभी आ गए, मतलब अब आगे चलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? एक बात ध्यान रखना, हर जगह पर क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है? ओके मनु, इतना कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना ध्यान रखना, इसको बिल्कुल याद रखना है। जो मैंने आपसे बात की है, टोटल 9 फॉर्म होते हैं, 5 जो होते हैं हायर प्लांट्स के अंदर, मतलब प्लांट्स के अंदर है, और रिमेनिंग 4 जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। चलो ये बातें यहाँ पर चलते हुए हम तो हमारे स्ट्रक्चर है जितना है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम कैसा स्ट्रक्चर है तो अपने को मालूम है, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कवरिंग में कवरिंग मेम्ब्रेन इसकी चारों तरफ है नहीं कोई सी, है ना? और इसकी डिस्कवरी तब हो पाई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। मतलब समझ सकते हैं, इस माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक तो सभी है लेकिन कुछ ज्यादा ही छोटा है यार, ठीक है ना? इसको डिस्कवर किसने किया गया, तो आप कह सकते हैं मिस्टर पलाडे ने डिस्कवर किया था बाय, पूरा नाम लिख देता हूं मैं इनका, जॉर्ज पलाडे, वैसे भी याद रहेगा, राइट? अब बना किसका होता है ये, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड कौन सा, आप कहो यहाँ पर आरएनए प्रेजेंट होता है ना, प्लस क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं ना, बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का, ठीक है? बना क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का, ठीक है? इसीलिए इसे एक नाम और बोल सकते हैं, क्या, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी बोल सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई क्या? देखो यहाँ पर दूसरी बात, ये कहाँ बनता है, तो ये न्यूक्लियोलस में बनता है। कहाँ फॉर्म होता है, कह सकते हो न्यूक्लियोलस में क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, ठीक है? राइबोसोम, बात सुन रहे हैं? आप कह सकते हो राइबोसोम कहाँ बनता है, तो न्यूक्लियोलस में बनता है। दैट्स व्हाई न्यूक्लियोलस को हम क्या बोल सकते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है? क्या बोल सकते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है? आप देखो यहाँ पर ये दोनों टाइप, मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी, राइट, एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, तो मैं पहले वो बताने से पहले एक चीज बता दूं, ये कैसा है, विदाउट मेम्ब्रेन है ना? तो आप कह सकते हो मेम्ब्रेन लेस है, सेल ऑर्गेनेल्स मालूम ही है, ठीक है? मेम्ब्रेन लेस है, ठीक है? अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं बात करूं, और आपने कहा प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में होता है, तो राइबोसोम जो होता है ना, देखो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, 70s में। प्रोकैरियोट्स में कैसा है, 70s राइबोसोम होता है, ठीक है? लेकिन अगर आप बात करो इन यूकैरियोट्स, ठीक है, कहाँ पर, इन साइटोप्लाज्म में, ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, एटीएस, ठीक है? और जो 70s होता है ये प्रेजेंट होता है प्लास्टिड में, प्लास्टिड में स्पेशली, तो आप कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है? और आप कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया में, बताया है मैंने पहले भी आपको, ये दोनों टाइप का पाया जा रहा है, ठीक है? राइबोसोम में होता क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्या होता है इसमें,
ठीक है, दैट इज द वन रीजन इट इज नोन एज राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसे बोलते क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे, राइट। हाँ या ना। राइबोसोम को एक नाम और बोल सकते हैं, पलाडे पार्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्कवर किया था तो उनके नाम पे इसको हम पलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। बात में कह सकते हैं आल्सो नोन एज पलाडे पार्टिकल। इतनी सारी बातें तो समझ में आ गई आपको, हाँ या ना। अब एक चीज देखो, जल्दी आगे चलते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई ना। तो अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखोगे ना तो कैसे स्टेज में, फ्री स्टेट में, और यूकैरियोट्स के अंदर देखोगे तो इट मे बी फ्री स्टेट, है ना, या फिर किसी साथ में अटैच। जैसे ये 70s जो है ना, यहाँ पर ये किस स्टेज में है, तो ये किस में है, आप कह सकते हो फ्री स्टेट में है ना बेटा, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म में जो पाया जा रहा है, यहाँ पर देखोगे या तो फ्री स्टेट में होगी, या तो यहाँ पर किस में हो सकती है, फ्री स्टेट में, और या फिर किस में हो सकती है, या फिर ये ER के ऊपर अटैच्ड होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। दो फॉर्म में हो सकता है ना, फ्री स्टेट में भी हो सकता है और अटैच भी हो सकता है, ठीक है, हाँ या ना। चलो आगे चलते हैं। क्योंकि एक बात बताओ मेरे को, ये आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर भी पाया जा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या है, एक तरह से सेल ऑर्गेनेल्स है, हाँ है ना, और राइबोसोम भी तो ऑर्गेनेल्स है ना, सेल ऑर्गेनेल है ना। तो आप कह सकते हो कि हम इसके बारे में छोटी सी बात करें तो लिख सकते हैं कि आल्सो नोन एज, है ना, इट इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, कह सकते हो ना, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। तो सिंपल सी बात समझ में आई क्या। अब देखो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर पर जब चलते हैं, हाँ, तो यहाँ पर राइबोसोम में कितना, दो यूनिट होता है, एक लार्जर यूनिट होता है कप लाइक ऐसा, और एक ऐसा पॉइंटेड होता है, राइट, छोटा वाला। ये लार्जर यूनिट और छोटे वाले अलग अलग ही रहते हैं, देखो, राइट। अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखो तो ये 30s का होता है और ये 50s का होता है, लार्जर वाला। यूकैरियोट्स में अगर आप देखोगे तो ये कितना होता है, 40s होता है, और ये कितना होता है, 60s होता है, किसमें, यूकैरियोट्स में, ठीक है बेटा। जब ये आपस में जुड़ते हैं, जुड़ेंगे कब, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, किसकी प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम आयन, याद रखना इसकी कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, और साथ में इनिशिएशन फैक्टर्स होने चाहिए, जैसे हम बोलते हैं IF1 एंड IF2 बोलते हैं, मान लो इनकी प्रेजेंस में आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में ये ऐसा, ये जो पॉइंटेड वाला है इसमें आके फिट हो जाता है, ठीक है। अब इसका देखो, प्रोकैरियोट्स में ये हो जाता है 70s, और यूकैरियोट्स में अगर आप देखोगे तो कितना हो जाता है, 80s, ठीक है। और ये नॉर्मली अलग अलग रहते हैं, जुड़ते कब है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, नॉर्मली अलग अलग रहते हैं, जुड़ते कब है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना बेटा, ये बात समझ में आ गई, हाँ ना। लार्जर वाला कैसा है फिर, डोम शेप कह सकते हो, है ना, या फिर बोल सकते हो कप शेप में कह सकते हो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलो, हाँ है ना। और यहाँ पर जो प्रोटीन के बारे में बात करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही मॉलिक्यूल कैसे हैं यहाँ पर, ये RNA है ना होता है यहाँ पर, और निगेटिव भी चार्ज होते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, निगेटिव भी चार्ज होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, क्लियर, बात समझ में आई। चलो, कब जुड़ता है, मैंने आपको बताया जब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जुड़ेगा भी तभी जब
प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला होता है, अदरवाइज नहीं जुड़ता है, राइट। और जब भी जुड़ता है तब इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बता, अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो इसका ये अलग अलग हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं, देखो क्या नोन एज कह सकते हो। इस टाइम जब जुड़ जाता है तो क्या बोलते हैं, क्या है। अच्छा जुड़ेगा कैसे, कैसे देखना है यहाँ पर, जुड़ेगा कैसे तो मैं पहले वो बताता हूँ। जैसे ये राइबोसोम आ गया, ठीक है, ये mRNA आया जिसके पास कोडान्स है, इसके दोनों आपस में जुड़ेंगे, फिर ये जुड़ने के बाद में ये बड़े वाले के साथ में जुड़ जाएगा, राइट। और जुड़ के क्या बनाएंगे, मान लो ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इस mRNA के साथ में अगर एक ही है, एक ही राइबोसोम जुड़ा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सिंपल है। अगर एक ही mRNA पे एक से ज्यादा राइबोसोम जुड़ जाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एक mRNA था इसके ऊपर एक से ज्यादा राइबोसोम जुड़ जाए, तो इफ मोर देन वन राइबोसोम, ठीक है, अटैच विद वन mRNA देन नोन एज, इसे बोलते हैं पॉली राइबोसोम बोल सकते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं पॉलीसोम्स बोल सकते हैं, ठीक है, या इसे हम पॉलीसोम्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है। एक नाम और आपको मिल जाता है, ध्यान रखिए, एर्गासोम्स। ये सारे नाम किसी के, ठीक है बेटा, बात समझ में। और ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर जब बनाया है तो मैग्नीशियम आयन नहीं लिखा है, इनिशिएशन फैक्टर्स नहीं लिखा है, लेकिन वो रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। राइबोसोम के बारे में अगर बात करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर हम पहले बात करने वाले हैं 70s राइबोसोम के बारे में। आपने एक बात नहीं है कि इसमें दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, हाँ ना, क्या क्या, प्रोटीन और आरएनए। तो इसमें प्रोटीन और आरएनए का रेशियो क्या है, आवाज आ रही है आपको मेरी, हाँ या ना, आवाज आ रही ना, चलो ओके बेटा। यहां आप देखो, ये मान लो आरएनए है और ये मैंने लिखा प्रोटीन, रेशियो क्या है इन दोनों का देखते हैं। 60% क्या होता है, आरएनए होता है, 40% क्या होता है, प्रोटीन। याद रहेगा चीज, 60% आरएनए, ठीक है, और कितना, 40% प्रोटीन होता है। अब देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये जो 70s राइबोसोम है ना, ठीक है, हम बात करें कि किसका बना होता है, मेडअप ऑफ, ठीक, देखते हैं। वैसे तो मालूम ही है हमको, ठीक है, क्या होता है, देखो यहाँ पर पहले यूनिट 30 सब यूनिट है ना, यहाँ पर दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, तो एक तो 30 है, ठीक है ना, और एक क्या है, 50 है, 50s है ना, इसको हम सब यूनिट बोल सकते हैं। इसके अंदर जब देखते बेटा आप, तो यहाँ पर कितने होते हैं, आपका हो गया 21, तो इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, मॉलिक्यूल्स, है ना, कितने, 21। और देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 16s आर आरएनए होता है, ठीक है। जब आप इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर कितना होता है, 50 के अंदर बात करो, 34 प्रोटीन
मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और देखोगे इसके अंदर 23s एंड लार्जर में 5s आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए। यानी कि देखा है तो आरएनए यहाँ पर 3 टाइप का हो गया। कौन कौन सा? ओवरऑल जब बात करेंगे तब कौन कौन सा ओवरऑल देखो ना, यहाँ पर 3 टाइप का हो गया, एक 16s हो गया, एक 23 हो गया, एक 5 हो गया, है ना। दोनों में समझ में आया। एक स्मॉलर सब यूनिट 30 वाला, 50 वाले में क्या क्या होता है हमने यहाँ पर बात करी है। क्लियर? अब मैं चलूंगा किसके बारे में, यहाँ पर बात करूंगा एटीएस राइबोसोम के अंदर, है ना। एटीएस राइबोसोम के अंदर देखो बेटा, यहाँ भी 2 सब यूनिट तो होगा ही, राइट। एटीएस को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। अगर नाम आए तो ध्यान रखियो, तो ठीक है। देखो यहाँ जब आप रेशियो देखते हो तो यहाँ रेशियो क्या मिलता है? वहां पर था 40% प्रोटीन था और 60% क्या था? आरएनए था। यहाँ थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर आप देखो, दिस इज आरएनए एंड दिस इज प्रोटीन, अगर इनका रेशियो आप देखोगे तो कितना होगा? यहाँ पर 40 और 60 का होगा। बात सुन में? और जब यहाँ आप देखोगे ना, फिर से एक मिनट, हाँ, यहाँ जब आप देखते हो थोड़ा सा और आगे चल के, जैसे मैंने बताया था कि वहां पर सेम यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ देखते हैं कि एटीएस राइबोसोम के बारे में जो मैंने बात की, कंपोजिशन क्या है एटीएस, है ना। राइबोसोम और मेड अप ऑफ, देखो यहाँ भी देखते हैं, दोनों में देखते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है। स्मॉलर सब यूनिट जो होता है उसमें क्या होता है? स्मॉलर जो यूनिट है ना, सब यूनिट कह सकते हो। इसमें आप देखोगे तो इसमें 40s में क्या क्या होता है? स्मॉलर मतलब 40s ना। अब इसमें क्या होता है? देखो यहाँ पर इसमें 33 प्रोटीन होता है, उसमें कितना होता था? 21, ठीक है। और यहाँ पर 18s आर आरएनए होता है, और वहां पर कितना था? तो आपको मालूम है 16s था। जब आप बात करते हैं यहाँ पर लार्जर के बारे में, यूनिट के बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 60s के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। 60s के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखोगे जो प्रोटीन है यहाँ पर वो कितना है? तो प्रोटीन के कितने? 14, ठीक है, मॉलिक्यूल। और इसके अलावा जब यहाँ आरआरएनए के बारे में बात करते हो, आरआरएनए के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पर क्या क्या है? तो 28s है यहाँ पर, ठीक है, 5.8s है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 5s है, जबकि वहां पर क्या था? वहां पर था 23s था और 5s था, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, ये चीज पूरी क्लियर है। इसमें कोई डाउट है आपको यहाँ पर? कोई सा डाउट? चलो आगे चलते हैं, नोनी, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में ये आरएनए और प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोमल यूनिट होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियोलस में। तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट राइबोसोम लिखा है तो न्यूक्लियोलस सही है,
लेकिन राइबोसोम के साथ में वहां पर लिखा हुआ हो अगर जो कि प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो फिर ध्यान देना इस चीज को, राइट। अगर हम बात करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नोट डाल के कि इन प्रोकैरियोट्स, है ना, ये जो आरएनए है एंड प्रोटीन है, ये कहाँ होता है, आप ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म। यहाँ पर तो कुछ और नहीं ना, यहाँ पर साइटोप्लाज्म। लेकिन यही बात करने बेटा किसके अंदर, इन यूकैरियोट्स के अंदर, तो फिर देखना न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर राइबोसोम, फंक्शन क्या है, फंक्शंस तो अभी मालूम है ना, फंक्शंस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसीलिए जो यंग सेल्स हैं उनके अंदर इनका नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, इनका नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब हम आगे बात करते हैं। एक बात देखो, मैंने आपको बताया था, व्हाट इज नोन एज इंडोस्केलेटन, है ना, ऑफ द सेल, किसे बोलते हैं, किसी को याद है, इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल इज नोन एज, अभी अभी क्वेश्चन किया ना हम लोगों ने, आंसर याद आया, नहीं ना, भी किया था हम लोगों ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते थे, इंडोस्केलेटन सेल, ठीक है। मैं क्यों बताया आपको, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक दूसरी और नई हेडिंग के बारे में, साइटोस्केलेटन, ठीक है, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे पानी होता है, उसका कंसंट्रेशन कम होता है, तो उसकी रिजिडिटी कम होती है, लेकिन वही मिल्क उसकी थोड़ी ज्यादा होती है। मिल्क को बॉयल करो, जब थोड़ा थिक हो जाए तो उसकी रिजिडिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, मतलब अगर हम उसको ग्लास से गिराएंगे तो धीरे धीरे गिरेगा, मतलब उसके अंदर एक रिजिडिटी आ गई ना, मतलब उसके अंदर एक स्केलेटन सिस्टम की तरह चीजें होने लगी ना, हाँ या ना, हाँ या ना। तो हम साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है पर, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल के बारे में जो बात करने वाले हैं यहाँ पर, क्लियर है, तो क्या क्या है, कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स इसके अंदर बात करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, राइट। देखो यहाँ पर, अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, तो ये तीन चीजों से मिलकर बनती है, राइट। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, आप लोग हो ना, जैसे साथ में माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, जैसे हम बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ये तीनों मिलके बेटा क्या करते हैं, जो साइटोप्लाज्म है उसकी उसका स्केलेटन बनाते हैं, मतलब उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है नंदिनी, चलते आगे, बात समझ में आए, हाँ है ना। तो ये साइटोस्केलेटन क्या प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना केवल यूकैरियोट्स में है, राइट। तो हम कह सकते हैं साइटोस्केलेटन स्केलेटन इज प्रेजेंट, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स, याद रहेगा ये चीज, है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना,
जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, जिनको बात करें ओवल के हैं, तो कैसे ये तो स्केलेटन है, स्केलेटन से है ना, किसके बने होते हैं। तो आप ध्यान रखना, इस मैंने बता दिया नाम ना, लिखते क्या है, मतलब आप एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, माइन्यूट कह सकते हैं आप, तो एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत छोटे, क्लियर है। और कैसे फाइब्रस है, ठीक है, और कैसे हैं ये फिलामेंटस है, ये तीनों का कॉमन नेचर एक साथ बता रहा हूं, राइट। और कैसे है तो ये ट्यूबुलर है, बात समझ में आई क्या, ट्यूबुलर है। और बने किसके होते हैं, प्रोटीन के, ट्यूबुलर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, हाँ या ना, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, विच हम कह सकते हैं फ्रेम, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, है ना, इनसाइड द सेल, इतना याद रहेगा। करता क्या है बेटा, स्केलेटन है तो पक्का है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आपने अमीबा पढ़ाया तो अमीबा मूवमेंट के बारे में, जब स्यूडोपोडिया के बारे में बात किया था, तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, तो उसके मूवमेंट होता है, तो कह सकते हो मोटी में भी हेल्प करता है। और क्या करता है तो आप कह सकते हो शेप को भी मेंटेन करता है, आल्सो मेंटेन शेप ऑफ द सेल, बस में ये सारे काम इसके हो गया। तीन टाइप है मैंने बताया, माइक्रोट्यूब्स, माइक्रोफिलामेंट, है ना, और इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो इसमें कॉमन फीचर मैंने सबसे पहले बताया है कि एक्सट्रीमली माइन्यूट होता है, फाइब्रस होता है, फिलामेंटस होता है और ट्यूबुलर प्रोटीन का बना होता है, राइट। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा था इसी के अंदर अलग अलग बात करेंगे, चलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स पे, ठीक है। एक बात तो मालूम है, ये कहाँ प्रेजेंट है तो पहले ही मालूम है, ये यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना। क्या बनाते हैं, क्या किस में पाया जाता है, तो सिंपल सी बात ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं छोटा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट, ये तो पक्का है, ठीक है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो कह सकते हो दे अकर्स, है ना, इन, आपने नाम सुना होगा, सीलिया का नाम सुना है, तो सीलिया में पाया जाता है। फ्लेजिला का नाम सुना होगा आपने, तो फ्लेजिला में भी पाया जाता है। सेंट्रियोल का नाम सुना होगा, सेंट्रियोल में भी पाया जाता है, राइट। इसके अलावा ये फ्लेजिला जहां से निकलता है उसे बोलते हैं बेसल बॉडीज, तो वहां पर भी पाया जाता है ये, ठीक है। और जब ये सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, तो हम बोल सकते हैं उसको माइटोटिक एपेटस या स्पिंडल एपेटस भी बोल सकते हैं, माइटोटिक या स्पिंडल
एपरेटस भी बोल सकते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं ना, तो वहां पर पाया जाता है। स्टीलिया में, फ्लैजिला में, सेंट्रियोल में बेसल बॉडी क्या होता है, जहां से फ्लैजिला वेजिला एराइज होता है, फ्लैजिला या सीलिया एराइज होता है, उसको बोलते हैं फेसल बेसल बॉडी या काइनेटोकोर्स बोलते हैं, तो वो भी किसका बना होता है, इसी का बना होता है, ध्यान रखना। क्लियर? तो क्या प्रोकैरियोट्स के अंदर ये पाया जाएगा, मालूम है? नहीं पाया जाएगा, तो मैंने पहले ही बताया है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये बेटा अब्सेंट ही है, ठीक है। इसका जो प्रोटीन है वो कैसा होता है, क्या वो ब्रांच होता है, क्या वो सॉलिड होता है, शेप क्या होता है, साइज क्या होता है, इसके बेसिस पे थोड़ी सी बातें यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ध्यान रखना, सिंपल सी बात दे, ठीक है। कैसा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ सॉलिड नहीं, मतलब कैसे होता है, फॉलो होता है। आप माइक ऑन आप भी कर सकते हो मेरे को, हाँ? ना आप लोगों को भूमि और मालविका आप लोगों को लगता होगा कि हम अकेले बैठे हुए हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कैसे होते हैं बताइए, हॉलो होते हैं, राइट। फिर देखो कैसे है, तो आप कह सकते हैं ये अनब्रांच्ड है, कैसे है, अनब्रांच्ड है। शेप कैसा है, तो ये सिलिंड्रिकल है ना। और डायमीटर अगर बात करें जिसका है कितना होगा, जनरली अगर हम बात करें इसके डायमीटर के बारे में, ठीक है, तो आप देखोगे कम से कम इसका होता है लगभग 25 नैनोमीटर, है ना। और जैसे ये देखो ऐसा हो गया मान लो, राइट, ठीक है, हो गया। तो एक तो ये बाहर से पूरा डायमीटर यहाँ से इसका जो पूरा है ये कवर करके है, और जो अंदर जो इसका कोर होगा ये, तो कोर जब आप बात करोगे तो कोर मतलब इतना ही, ये डायमीटर, तो ये डायमीटर जब बात करोगे तो कितना होगा, लगभग लगभग ये 15 नैनोमीटर का होगा। कितना होगा, 15 नैनोमीटर। क्लियर है, हाँ है ना। जनरली पूरा डायमीटर अगर आप बात करते हो, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक बात करते हो तो कितना है, आपने देखा 25 है। लेकिन कोर का डायमीटर जो बात करें वो कितना है, तो हमने देखा वो 15 के आसपास है, ठीक है, हाँ है ना। अब देखो यहाँ पर इसकी बाउंड्री, बाउंड्री मतलब ये जो आपने बनाया कोर, ये कोर, ये बाउंड्री। अगर आप इसके बारे में बात करो, इसकी बाउंड्री में क्या क्या चीजें, तो इसमें जो फिलामेंट होता है प्रोटीन होता है, राइट। इन प्रोटीन के बारे में जब मैं थोड़ी सी बात यहाँ लिखता हूँ तो कितना यहाँ पर 13 होते हैं, कितने, 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है बेटा, ठीक है। मैं छोटा सा लिख दूं यहाँ पर, क्या बनाते हैं, ये बनाते क्या है, मेड ऑफ द बाउंड्रीज, है ना, द बाउंड्री ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर है यहाँ तक, आया ना। और ये जो आपने बात की ना, प्रोफिलामेंट प्रो नहीं, प्रोटोफिलामेंट के बारे में जो बात की, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये जो बना होता है दो टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, राइट। तो आप कह सकते हो मेडअप ऑफ, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा सब यूनिट से बना होता है बेटा, ठीक है। कौन कौन सा, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन या सब यूनिट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। इनके बनने और टूटने में क्या होता है, जब ये बनते हैं और टूटते हैं तो इसके में एटीपी खर्चा होती है, कैल्शियम आयन की जरूरत होती है, राइट। तो सिंपल सी बात मैं एक यहाँ पर लिख देता हूँ, देयर असेंबली मतलब जुड़ना, राइट। असेंबलिंग का मतलब जुड़ना मालूम है, एंड डी असेंबलिंग का मतलब क्या,
अलग होना है ना। अभी क्या है, घर में थोड़ा सा मौसम आ गया है फेस्टिवल का, बच्चे कुछ ज्यादा शोर कर रहे हैं, है ना। क्या रिक्वायर करते बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीटीपी और कैल्शियम आयन चाहिए। समझ में आया। यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बात करी। क्लियर। कैसा था, तो आपने कहा ये हॉलो है, अनब्रांच्ड है, सिलिंड्रिकल है ना। बाकी आपने डायमीटर 25 और जो कोर का डायमीटर आपने बात की यहाँ पर कितना, तो आपने 15 नैनोमीटर के बारे में बात की। और बाउंड्री 13 प्रोटोफिलामेंट से बनी होती है। प्रोटोफिलामेंट में अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। इनके लिए क्या चाहिए, एटीपी यूज होती है, और क्या, कैल्शियम आयन चाहिए होता है। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है, एक तो समझ में आ गया माइक्रो फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट के बारे में जब बात करते हैं, दूसरा क्या है, माइक्रोफिलामेंट। पहले बात की हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, दूसरी बात की माइक्रोफिलामेंट के बारे में। देखो इसको आप एक कंपेयर करना, कहाँ प्रेजेंट है, तो यूकेरियोटिक सेल में, ये तो पहले लिख दिया मैंने आपसे, है ना, प्रेजेंट है कैसा ये, वो हॉलो था, ये सॉलिड है। वो ब्रांच था या अनब्रांच था, वो अनब्रांच था। तो ये भी कैसा है, देखो अनब्रांच्ड ही है, सॉलिड है, ये भी अनब्रांच्ड है, दोनों एक ही से। लेकिन कैसा है, सिलेंडर था, ये रॉड लाइक है ना। और वहां पर एक डिफाइन था, बट यहाँ क्या है, जो फाइब्रिल्स है यहाँ पर वो कैसी है, इनडिफिनिट है। कोई डिफिनिट डिफाइन नहीं यहाँ पर कि ये इतना होगा वो उतना होगा, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। क्लियर है। डायमीटर कितना होता है इसका, विद 8 टू सॉरी 6 टू, दोबारा से लिखता हूँ, डायमीटर कितना है यहाँ पर, 6 टू 8 नैनोमीटर इन डायमीटर। बात सुन रहे हैं। अब ये कहां से, वो बना था कौन सी प्रोटीन से, जब आपने प्रोटीन के बारे में बात किया तो माइक्रोट्यूब्यूल कंपोज किया, तो आपने कहा 13 प्रोटोफिलामेंट है, लेकिन प्रोटोफिलामेंट अल्फा बीटा के बारे में बात करें, लेकिन था क्या, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन था, राइट। जब वहां यहाँ पर बात करते हैं तो ये दो टाइप के प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, दे आर, अभी आपको जो कि इसके बारे में थोड़ी सी बातें मालूम है इसलिए मैं बता पाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। कंपोज्ड ऑफ, है ना, और इसके बाद छोड़ देता हूँ। आप पढ़ोगे आगे जाके मसल्स के बारे में, तो वहां मसल में आप दो टाइप की प्रोटीन पढ़ते हो, एक होता है एक्टिन प्रोटीन, एक होता है मायोसिन प्रोटीन। तो वहां दो टाइप के स्ट्रक्चर भी मिलते हैं बेटा आपको, एक होता है ऐसा ग्लोब्यूलर्स मिलता है, और दूसरा होता है ऐसा रॉड लाइक में होता है, ठीक है। इनके बारे में आपको वहां हम देखेंगे तो फिर से बताऊंगा। तो जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो कौन सी है, और जो रॉड लाइक है वो कौन सी है, ध्यान रखना। इसमें हमने जो बात की दो टाइप की प्रोटीन है, तो यहाँ पर पहले ध्यान रखना दो टाइप की कौन सा है, एक तो है यहाँ पर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। जब आप बात करते हैं ग्लोब्यूलर के बारे में, ये होता है कौन सा, किससे बनी होती है, तो यहाँ पर एक्टिन प्रोटीन होती है। और जब बात करते हैं फिलामेंटस प्रोटीन के बारे में, कौन सा, फिलामेंटस प्रोटीन के बारे में, तो यहाँ बात करते हैं मायोसिन के बारे में बात करते हैं। और ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में बात करेंगे, वहां पर स्लाइडिंग के बारे में बात करते हैं। क्लियर है। चलो थोड़ी सी और बात करते हैं, एक्टिन और मायोसिन हो गया, ठीक है। ये वर्क किस में क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर छोटा छोटा सा पॉइंट लिखते हैं, क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहली बात, ठीक है।
दूसरा क्या करता है, ऑल्सो इन्वॉल्व इन, हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर, जो मैंने बताया था साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, ठीक है, ठीक है, स्ट्रीमिंग के अंदर, स्ट्रीमिंग क्लियर है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट पूरा एक साथ लिख देते हैं। और क्या करता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, हेल्प जैसे अमीबा के अंदर बनता है ना स्यूडोपोडिया, फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो इसके तो लास्ट जो बचता है हमारे पास एक और है, तीसरा नंबर क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अच्छा एक बात तो अपने आप से कंफर्म है यार, इंटरमीडिएट मतलब इन दोनों के बीच में, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के बीच की प्रॉपर्टीज को रखता है, इसलिए हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, है ना। तो यहां देखते हैं, देखो ये कैसा है, तो आप सिंपल सी बात याद रखना, ये हॉलो है, और हॉलो होना किसकी प्रॉपर्टी है, तो हमने माइक्रो ट्यूब्यूल के बारे में बात किया था, ठीक है। और ये कैसा है, तो ये नॉन कंट्रैक्टाइल है, ठीक है, मूवमेंट नहीं शो कर रहा है कैसा बेटा, नॉन कंट्रैक्टाइल, क्लियर। और बात करें तो बना किसका होता है ना, फिलामेंट है, लिख देता है, पहले लिखता हूँ। बात करें बना किसका होता है तो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, मेड अप ऑफ, तो इसके बारे में जब बात करते हैं तो किससे बना होता है, ये एसिडिक प्रोटीन से बना होता है, नाम भी बताता हूँ लेकिन जरूरी था, जैसे केराटिन, है ना, जैसे डेस्मिन, है ना, और जैसे बिमेंटिन, इनसे बना होता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है, ठीक है, आप देखोगे 8 से 10 नैनोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, 8 से 10 नैनोमीटर के आसपास ये होता है, दोबारा से लिख देता हूँ, 8 to 10 नैनोमीटर। ये कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। आप जब नर्व की सेल के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ऐसा सेल बॉडी होता है, और इससे एक निकला वाला होता है ये, और एक ऐसा होता है, तो इनमें एक डेंड्राइट होता है, एक एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन हो गया मान लो, तो ये डेंड्राइट, ठीक है, ये डेंड्रॉन बोल सकते हो, और इसे बोलते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी या न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना कहाँ पर आया था, और दोनों को एक साथ ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, न्यूरोफाइब्रिन बोल सकते हैं सबको, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, फाउंड इन न्यूरोफाइब्रिन, ठीक है, लाइक जैसे एक्सॉन में और डेंड्रॉन में, क्लियर है। और कहां पर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वहां पर भी होता है, ठीक है, हाँ है ना, लबाइना बोलो या फिर बोल सकते हो आप मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो और कहाँ होता है, आपने कभी देखा है कि घर जो होते हैं, घर जो होते हैं ना, घर में विंडो होती है, विंडो के ऊपर मान लो ये विंडो है अगर जो, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा ऐसा निकला सा होता ना एक, ये क्या करता है, रेन वाटर, धूप, इन सब से बचाता है ना ऐसे अंदर आने से, बट ये निकला वाला पार्ट समझ में आया क्या ऐसा ही, जब आप बात करोगे किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमैटिन के अंदर, किसके अंदर, क्रोमैटिन के अंदर, तो कुछ ऐसा ही निकला सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं वहां पर, हम वहां पर बोलते हैं इसके फोल्ड, क्या बोलते हैं, इसके फोल्ड्स बोलते हैं, बात समझ में आया?
तो मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ऐड करता हूँ, उसको ध्यान देना, ठीक है। दे आर involved in the formation of scaffold, ठीक है, फॉर क्रोमेटिन। समझ में आएगी ना। और क्या करता है आल्सो, क्या करता है ये आल्सो इन फॉर्मिंग, कह सकते हो जो न्यूक्लियस होता है ना उसके चारों तरफ एक बास्केट जैसा स्ट्रक्चर भी बनाता है। बास्केट अराउंड न्यूक्लियस। बात सुनना है क्या विशेष बेटा, ये इसके ये काम होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट के वाले, ठीक है। इसमें कुछ चीजें बची है लेकिन मैं वो आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि आज शोर ज्यादा हो रहा है, हमारे पास बच्चे ज्यादा कुछ फेस्टिव हो रहे हैं, तो इसमें भी मैं आपको इसको कल होता तो कल बताऊंगा। जैसे इसमें बचा है आपका सेंट्रियोल बचा है, और बचा है सीलिया और फ्रिजिला का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, और साथ में न्यूक्लियस पढ़ाना है। न्यूक्लियस में थोड़े से क्रोमोसोम के बारे में बात करनी है। तो इतनी बातें मुझे आपको करनी है, लेकिन वो आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि शोर ज्यादा हो रहा है, आपको डिस्टर्ब ज्यादा होगा, ठीक है। तो नंदनी यहाँ तक समझ में आया बेटा? तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी मैं बाद में करता हूँ। आज मैं यहाँ तक ही करता हूँ, बाकी बाद में बात करता हूँ, ठीक है। ओके बेटा, आप सभी को हैप्पी दिवाली, ठीक है, और हैप्पी धनतेरस। Same to you, sir. थैंक यू बेटा। और आई थिंक कल क्लास अगर होगी तो हम लोग कल फिर मिलते हैं, ठीक है। आज इतना ही। इसमें थोड़ा सा पोर्शन है, आप देखिएगा वो चैप्टर खत्म है, नियर अबाउट खत्म है, ठीक है। सेंट्रियोल बचा हुआ है, सीलिया एंड फ्रिजिला का स्ट्रक्चर बता, बस न्यूक्लियस और चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो आज यही तक, हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं बाकी। मैं जैसे मीटिंग एंड करता हूँ। ठीक है बेटा, हैप्पी दिवाली। एंड क्या बोलते हैं, आज क्या है, धनतेरस है। आप लोग अच्छे से कुछ कुछ खरीदिए, लेकिन इस साल कुछ ऐसा करिए कि जिससे जब एग्जाम हो तो उसमें हम लोग सिलेक्शन ले लें। क्लियर है? मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग डॉक्टर बनोगे। मैं जैसे मीटिंग एंड करता हूँ आज बेटा। ओके बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा, बाय बाय।